टू श्रुति पाठशाला और ये है एब्सॉर्प्शन बाय रूट्स का सेकेंड पार्ट। हमने अपने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि वाटर की क्या इम्पोर्टेंस होती है प्लांट्स की लाइफ में और मिनरल्स की क्या इम्पोर्टेंस है और कुछ स्पेशलिटीज जो रूट्स में होनी चाहिए वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए सॉइल में से। तो यही 3 टॉपिक हमने कल डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे वो प्रोसेस जिसकी वजह से वो कुछ प्रोसेसेस हैं जिससे वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। अलग अलग प्रोसेसेस हैं क्योंकि अलग अलग चीज़ एब्जॉर्ब करती है, अलग अलग तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है। तो इसमें 3 हैं। फर्स्ट इज इम्बाइबिशन, सेकेंड वन इज डिफ्यूजन एंड थर्ड वन इज ऑस्मोसिस। आज हम सिर्फ इतना ही इन 3 के बारे में ही पढ़ेंगे। तो जो पहली है हमारी इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन बेसिकली है कि कोई भी सॉलिड पार्टिकल हो, भले ही वो डेड हो लिविंग हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई सॉलिड पार्टिकल किसी भी लिक्विड को लाइक वाटर हो, अल्कोहल हो, बेंजीन, कुछ भी कोई भी लिक्विड को जब एब्जॉर्ब करता है तो वो होती है जो प्रोसेस जब कोई सॉलिड पार्टिकल किसी भी लिक्विड को एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो प्रोसेस कहलाती है इम्बाइबिशन। जैसे कि अगर एग्जांपल मैं दूं कि अगर हमने कोई भी कॉटन ली है और कॉटन को जनरली अगर हम पानी में डालते हैं तो वो गीली हो जाती है, तो इस केस में जो कॉटन होगी वो कहलाई जाती है इम्बाइबेट। इम्बाइबिशन प्रोसेस है तो वो जो कॉटन होगी यानी कि जो सॉलिड पार्टिकल होता है वो कहलाया जाता है इम्बाइबेट, और जो लिक्विड है जो कि इस वाले केस में वाटर था वो कहलाया जाएगा इम्बाइबेंट एंड द प्रोसेस इज नोन एज इम्बाइबिशन। तो अगर हम इसको इंग्लिश में बोले तो क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ एनी लिक्विड बाय द सॉलिड पार्टिकल्स डेड और लिविंग विदाउट डिसोल्यूशन। डिसॉल्व नहीं होना चाहिए। कॉटन अगर हम वाटर में डालेंगे तो कॉटन डिसॉल्व नहीं हो जाएगी। विदाउट द डिसोल्यूशन ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स इज नोन एज इम्बाइबिशन। इसमें सिर्फ बेसिकली सॉलिड पार्टिकल्स वाटर या कोई भी लिक्विड एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब इसके जो हमारे डेली लाइफ में जो एग्जांपल्स हैं जो हम देखते हैं वो है कि जब बारिश का मौसम होता है, रेनी सीजन होता है, तो जो हमारे डोर्स विंडोज होते हैं यानी कि जो खिड़की दरवाजे होते हैं वो जाम हो जाते हैं। तो कैसे जाम हो जाते हैं? उनका साइज तो बड़ा नहीं हो जाता ना, हम लकड़ी तो नहीं ऐड करके आते, बट वो स्टिल खुलने में प्रॉब्लम करते हैं। तो वो इसीलिए होता है कि जो वुड होता है वो होती तो डेड सेल्स हैं, बट जो वुड की सेल्स है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिसकी वजह से वो स्वेल अप हो जाता है यानी कि वो फूल जाता है और इसीलिए वो खिड़की दरवाजे खुलने में प्रॉब्लम आने लगती है। तो ये जो प्रोसेस होती है वो इम्बाइबिशन है, क्योंकि यहाँ पर जो डोर्स या विंडोज है हमारी, ये एक सॉलिड पार्टिकल है जो कि लिक्विड यहाँ पर वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। सेकेंड जो हमारी डेली लाइफ में एग्जांपल होता है कि जो चने वगैरह होते हैं जो हम जब उनको भीगने डालते हैं, तो भीगने डालने का मतलब क्या है कि जो चना है वो सॉलिड पार्टिकल है, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और स्वेल अप हो जाता है। तो चने वाले केस में चना हो जाएगा इम्बाइबेट और पानी हो जाएगा इम्बाइबेंट एंड द प्रोसेस इज इम्बाइबिशन। जो वुड और ये डोर्स वाला एग्जाम्पल था, इसमें जो हमारा वुड, डोर या विंडो जो कुछ भी है ये इम्बाइबेट होगा, और अगर ये वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो ये हो जाएगा इम्बाइबेंट। इम्बाइबिशन के बारे में सिर्फ इतना ही था। अब अगर हम पढ़ें हमारी सेकेंड प्रोसेस के बारे में जो कि है डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन है कि कोई भी, मैंने कल अपनी फर्स्ट पार्ट में बताया था कि कोई भी, मैंने बोला था वाटर जो होता है वो मूव करता है अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, और ऐसा सिर्फ वाटर के साथ नहीं है, हर चीज अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ही जाती है। जहाँ जो चीज ज्यादा है वो उससे कम जगह पर ही आती है जहाँ उसकी कमी होती है। तो डिफ्यूजन में यही है कि जो दो चीजें हैं जहाँ उसकी कमी होती है वो उस तरफ भागते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि डिफ्यूजन का हमारी जनरल लाइफ में सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि जब हम परफ्यूम स्प्रे करते हैं, तो अगर मैंने यहाँ पर परफ्यूम स्प्रे करी है बट उस रूम के उस कॉर्नर तक भी वो स्मेल जाती है, तो वो जो होता है वो होता है डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से। कि होता क्या है, अगर मैंने अगर परफ्यूम स्प्रे करी है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, लेट मी से परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स P होंगे और वहां पर मॉलिक्यूल्स एयर के हैं, तो मॉलिक्यूल्स A उधर है। तो यहाँ पर परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स का यानी कि मॉलिक्यूल्स P का कंसंट्रेशन यहाँ पर ज्यादा है और वहां पर नेग्लिजिबल है, बिल्कुल है ही नहीं, और एयर यहाँ पर कम हो गई है क्योंकि मॉलिक्यूल्स परफ्यूम के ज्यादा है यहाँ पर। तो जो मॉलिक्यूल्स P हैं वो यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर
करेंगे उस कॉर्नर तक और उधर से मॉलिक्यूल्स, एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इधर आएंगे, क्योंकि परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स का इधर कंसंट्रेशन ज्यादा था, उधर नहीं था, तो वो उधर से उधर गए। एयर का कंसंट्रेशन उधर ज्यादा था, इधर नहीं था, तो वो इस तरफ आ रहे हैं। तो यही है कि फ्री मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये हमारी तभी जो हमारी परफ्यूम की स्मेल है, अगर हम यहाँ पर स्प्रे कर रहे हैं बट हमें रूम के दूसरे कॉर्नर तक या हमें बाहर तक भी वो स्मेल आती है कि हाँ किसी ने परफ्यूम स्प्रे की है। तो हमारी जनरल लाइफ में से बहुत सारे एग्जांपल्स होते रहते हैं, जैसे कि अगर हम चीनी में मतलब चीनी अगर घोल रहे हैं पानी में तो भी वो डिफ्यूजन ही है कि चीनी अगर हम जब डालते हैं तो वो सेटल डाउन हो जाती है नीचे, वहां पर उसका कंसंट्रेशन हाई हो जाता है, फिर वो डिसॉल्व होकर आ जाती है, इक्वली हो जाती है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। यही सॉल्ट के साथ है, और जो भी चीजें डिसॉल्व हो सकती हैं सबके साथ ऐसा ही है कि सब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ही आते हैं। अब इससे जुड़ा एक प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है सिर्फ बताने के लिए, क्योंकि कि मतलब डिफ्यूजन होता है, फ्री मूवमेंट टेक प्लेस होता है। तो क्या करते हैं, हम एक बीकर लेते हैं, उसमें हम पानी भर देते हैं और पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4 लेते हैं, जो कि पर्पल कलर की होती है, उसको हम पानी में एक जगह पर डाल देते हैं। हम कुछ टाइम बाद नोटिस करेंगे कि वो एक जगह से वो पूरे वाटर में पर्पल पर्पल हो गया। तो वो किस वजह से हुआ कि डिफ्यूजन, उसका कंसंट्रेशन ज्यादा था उधर, फिर इसीलिए वो पूरे में स्प्रेड हो गई, ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन वाली जगह पर वो मूव कर रही थी, जिसकी वजह से जो पूरा जो बीकर था उसमें वो इक्वली कंसंट्रेटेड हो गई। ये सेम हमारे चीनी के साथ भी यही होता है और हमारे नमक के साथ भी होता है। सॉल्ट एंड शुगर के भी सेम एग्जांपल्स है, बट हम इसीलिए नहीं उनको सिर्फ मतलब बोल पाते हैं कि ऐसा होता है क्योंकि वो कलरलेस है, हमें दिखते नहीं है कि अच्छा अब ये यहाँ से यहाँ पर मॉलिक्यूल गया, वहां पर गया, बट क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट ऑलरेडी कलर्ड है, पर्पल कलर की होती है, तो हमें देखने को मिल जाता है, तो हमें समझ आ जाता है। तो ये डिफ्यूजन है कि जहां पर फ्री मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो, कहीं भी जा रहे हैं फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब एक और चीज जुड़ी है डिफ्यूजन से, जो कि हम जिसको बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर। तो सिंपल सी बात है, जो प्रेशर डिफ्यूजन की वजह से क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर। मतलब अगर परफ्यूम वाला एग्जांपल अगर मैं लूँ, तो इधर से परफ्यूम मॉलिक्यूल्स P जा रहा है, उधर से मॉलिक्यूल्स A आ रहे हैं, तो दोनों जब आपस में टकराएंगे जो प्रेशर क्रिएट होगा दैट इज नोन एज डिफ्यूजन प्रेशर। तो सिंपल है, डिफ्यूजन भी समझ आ गया होगा, डिफ्यूजन प्रेशर भी आ गया होगा समझ। अब जो हमारी नेक्स्ट है कि डिफ्यूजन किस किस चीज पर डिपेंड करता है, मतलब अगर हम किसी चीज को बढ़ा दे तो डिफ्यूजन पर क्या फर्क पड़ेगा, किसी चीज को कम कर दे तो डिफ्यूजन के रेट पर क्या फर्क पड़ेगा। तो फर्स्ट जो आता है वो है टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो डिफ्यूजन का रेट भी बढ़ जाता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर मॉलिक्यूल्स और रैपिडली इधर उधर भागने लगेंगे, उनका फ्री मूवमेंट और जल्दी। तो फर्स्ट हमारा होगा टेम्परेचर। सेकेंड जो है दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी मतलब कि अगर जो हमारे परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, और इमेजिन करो कि एयर के मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी बहुत हैं, मतलब सारे एयर मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो रखे हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, यानी कि वो काफी डेंसर अगर एयर है तो परफ्यूम को दिक्कत होगी जाने में, दूसरे कॉर्नर पर मॉलिक्यूल्स को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इधर गए तो भी एयर के मॉलिक्यूल से टकराकर वापस आ गए, फिर गए तो फिर टकराकर वापस आ गए। तो इसीलिए डेंसिटी अगर ज्यादा होगी तो जो हमारा डिफ्यूजन का रेट है वो स्लो हो जाएगा। थर्ड थिंग इज कि अगर हम प्रेशर को बढ़ा देते हैं तो रेट बहुत फास्ट हो जाता है। या आप ऐसे समझिए कि अगर हम गैसेस को प्रेशराइज करते हैं तो वो लिक्विफाई हो जाती है, मतलब जल्दी जल्दी पास में आ जाती हैं। तो यही है कि अगर हम प्रेशर अप्लाई कर देते हैं तो जल्दी से यहाँ पर जो भी पार्टिकल्स होंगे वो दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे। तो प्रेशर इंक्रीज करने पर डिफ्यूजन का रेट इंक्रीज होता है। और जो लास्ट है वो है कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं मूव करने के लिए, मतलब कि परफ्यूम हमने अगर ज़्यादा छिड़का है तो उधर तक ज़्यादा स्मेल आएगी, और अगर कम छिड़का है तो कम स्मेल आएगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब मॉलिक्यूल्स की यहीं पर कमी है तो वो दूसरी जगह पर ज़्यादा कहाँ से जाएंगे। तो ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि जो कितने मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट थिंग, जो भी चीज़ है जिसको ट्रांसफर होना है, जो मूवमेंट करेगी अपना, उसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं। ज्यादा है तो ज्यादा जाएगी, कम है तो कम जाएगी। तो यही 4 फैक्टर्स से फर्स्ट जो था टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डिफ्यूजन का रेट इंक्रीज होगा। डेंसिटी को इंक्रीज करने पर डिफ्यूजन का रेट डिक्रीज होता है, कम होता है।
थर्ड, प्रेशर इंक्रीज करो तो डिफ्यूजन का रेट भी इंक्रीज होता है। एंड फोर्थ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो भी हैं उस ऑब्जेक्ट के जिसको मूवमेंट करना है, तो अगर वो भी इंक्रीज करते हैं तो डिफ्यूजन का रेट भी इंक्रीज होता है। अब जो है वो है ऑस्मोसिस, हमारी जो थर्ड प्रोसेस है, और एक्चुअली में रूट हेयर्स में ये प्रोसेस होती है। ऑस्मोसिस ही प्रोसेस है जिसकी वजह से रूट हेयर्स जो हैं वो सॉइल में से वाटर एब्सॉर्ब करते हैं। तो ये प्रोसेस क्या है, ये डिफ्यूजन से सिमिलर है, मतलब सेम नहीं है बट सिमिलर है। इसमें भी मूवमेंट होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का, यस सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स का, इसमें हम सिर्फ वाटर ही लेते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है उनके हायर कंसंट्रेशन से उनके लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। जब कोई भी दो चीजें अगर यहाँ से यहाँ तक जाना है तो इन दोनों के बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए। यस, ऑस्मोसिस में बी डिफाइंड, इट्स अ प्रोसेस when the movement of water molecules takes place from the region of their higher concentration to the region of their lower concentration, when the two are separated, when the two mediums are separated by a semi permeable membrane। तो काफी सिमिलर थी डिफ्यूजन से कि मूवमेंट ही हो रहा था हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। सिर्फ दो बातें आई कि यहाँ पर दोनों चीज का नहीं होगा, मतलब यहाँ से एयर मॉलिक्यूल्स भी आ रहे थे, इधर से परफ्यूम वाले भी आ रहे थे अगर हम देख रहे थे। और अगर हमने KMnO4 की बात की थी, पोटेशियम परमैंगनेट की, जो कि पर्पल कलर का था, उसमें भी वाटर के मॉलिक्यूल्स भी आ रहे थे और वो भी डिफ्यूज हो रहा था, वो भी अपना फ्री मूवमेंट कर रहा था। बट ऑस्मोसिस में सिर्फ वाटर का फ्री मूवमेंट होगा और किसी भी चीज का नहीं, वाटर ही जाएगा, कहीं भी जा रहा है वाटर को ही जाना है सिर्फ। और ये एक डिमांड है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट होने चाहिए दोनों मीडियम्स। अगर मीडियम ए से मीडियम बी में जा रहा है पानी, तो उन दोनों के बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए। तो अब ये रूट हेयर्स वाले केस में जो हमारे प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं उनमें कैसे सच होती है, मतलब कैसे, तो जो सॉइल है वो हाईली कंसंट्रेटेड है वाटर से, और जो रूट हेयर्स हैं उनमें वाटर की कमी है, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है। तो वाटर मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, वाटर आएगा सॉइल से आएगा रूट हेयर्स की तरफ। लेकिन जो रूट हेयर्स की जो वॉल होगी, सेल वॉल होगी, जो सेल मेम्ब्रेन होगी, वो काम करेगी एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो कि चाहिए ऑस्मोसिस प्रोसेस के लिए। तो यस, ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है। अब जैसे कि हमने डिफ्यूजन के साथ पढ़ा था एक और नया टर्म डिफ्यूजन प्रेशर, हम ऑस्मोसिस के साथ भी पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। इसके डेफिनेशन में एक्चुअली में तो ये वही प्रेशर है जो ऑस्मोसिस की वजह से होता है, लेकिन हम इसको डिफाइन अलग तरीके से कर देते हैं। इसको हम बोल देते हैं कि जितना प्रेशर हमें प्रिवेंट करने के लिए चाहिए होता है ऑस्मोसिस, उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, अगर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेशर, इतने प्रेशर के साथ आ रहे हैं, तो हमें अगर उसको प्रिवेंट करना है तो हमें उसको भी उतने ही प्रेशर के साथ भेजना पड़ेगा। तो या तो ये कह लो कि जो वाटर का जो प्रेशर से आ रहे हैं वो, या फिर वाटर को जो प्रिवेंट करने के लिए जितना प्रेशर चाहिए, जो ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करने के लिए जितना प्रेशर चाहिए, उसको बोला जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर मेरे ख्याल से शायद क्लियर हो गया हो। अब ऑस्मोसिस के दो टाइप्स होते हैं, मतलब टाइप्स क्या, ऐसे डिफरेंशिएट कर दिया है, एक सेल ले लिया और एक वाटर ले लिया। अब उन दोनों को अगर हम ऐसा कर दें ऐसा हो जाए तो उस पे है। तो एक है ऑस्मोसिस एंडोस्मोसिस एंड सेकेंड वन इज एक्सोस्मोसिस। अब ये क्या है, हमने कोई भी ट्रफ ले लिया, यानी ट्रफ मतलब कि कोई भी बर्तन, कोई भी पतीला, कुछ भी ले लिया, उसमें हम पानी भर देंगे और एक सेल जो होती है, जो हमारी ह्यूमन सेल, प्लांट सेल जो भी है, उसको हम रख देंगे उसके अंदर, और उसमें हमने पानी में कुछ अमाउंट ऑफ शुगर मिला रखी है, हमें नहीं पता कितने अमाउंट ऑफ शुगर है। तो हमने उसको, उस सेल को उसके अंदर रख दिया, हमने 4-5 घंटे के लिए उसको छोड़ दिया। हम आए, हमने देखा कि अगर वो सेल जो है स्वेलअप हो गई है, अगर वो पहले अगर इतनी थी तो अगर वो फूल कर इतनी हो गई है, तो इसका मतलब होगा, अगर हम अपनी बेसिक नॉलेज लगाएं तो उसके अंदर कुछ गया है, मतलब कुछ एडिशन हुआ है, तभी तो वो मोटी हुई है, तभी तो वो स्वेलअप हुई है। तो एडिशन किस चीज का होगा, वाटर में रखे तो ऑफकोर्स वाटर का एडिशन होगा। तो यानी कि बाहर से वाटर गया होगा अंदर की तरफ, तो तभी तो वो जो सेल है वो स्वेलअप हुई, यानी बाहर से अंदर की तरफ वाटर गया, विच मीन्स कि बाहर से अंदर की तरफ वाटर गया था सेल में, तो इसको बोलते हैं एंडोस्मोसिस। अंदर की तरफ गया, बाहर से अंदर की तरफ, तो उसको बोलते हैं एंडोस्मोसिस। इससे एक और चीज हम बोल सकते हैं कि जो सेल का जो मटेरियल था जो भी, वो ज्यादा कंसंट्रेटेड था, और बाहर यानी कि हमने चीनी कम मिला रखी थी, इसीलिए उसमें वाटर ज्यादा था। तो अगर आप मानिए आपने फिर से उस ट्रफ को उठाया, आपने और ज्यादा शुगर मिला दी, और उसके बाद में आपने एक नई सेल उसमें रखी।
अब आप कुछ घंटों बाद फिर आए, आपने देखा कि अब इस टाइम जो सेल है वो श्रिंक हो गई है, यानी कि सिकुड़ गई है, मुरझा गई है। इसका मतलब कि उसकी बॉडी में से कुछ बाहर चला गया है। इस बार भी जो गया है वो वाटर ही है, विच मीन्स कि वाटर अगर ट्रांसफर हुआ है, मतलब अगर वाटर का मूवमेंट हुआ है तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हुआ होगा। मतलब क्या होता है इसका कि अब बाहर जो है वाटर की कमी आ गई, क्योंकि हमने उसमें शुगर ज्यादा कर दिया और अंदर जो है वो वाटर ज्यादा है। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सेल तो छोटी सी होती है, वाटर का ट्रफ इतना बड़ा है, तो डेफिनेटली वाटर उसमें ज्यादा होगा। इससे मतलब नहीं होता है। तात्पर्य इस चीज का होता है कि अगर हमने मान लीजिए एक ट्रफ में हमने 75% वाटर ले रखा है और 25% शुगर ले रखी है, और वही दूसरी तरफ हमने 50% वाटर लिया है, 50% शुगर ली है, तो कौन सा वाला ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा? ऑफ कोर्स 50% शुगर वाला, क्योंकि उसमें शुगर का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा है, यानी वाटर कम है। इधर 50% वाटर है और दूसरे जो हमारा ट्रफ ए था उसमें 75% वाटर है। और अगर हम इन दोनों को रख देंगे तो डेफिनेटली ट्रफ ए से ट्रफ बी की तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वाटर ज्यादा प्रेजेंट था। तो इस वाली प्रोसेस को है जहां पर श्रिंकेज हो रहा है, यानी सेल से ट्रफ की तरफ पानी जा रहा है, तो इसको बोलते हैं एक्सोस्मोसिस। अंदर से बाहर की तरफ इसको बोला जाता है एक्सोस्मोसिस। तो यही था हमारा ऑस्मोसिस। और अगर अब हम बोलें कि ऑस्मोसिस कब तक कंटिन्यू करेगा, ऐसे अगर पूछा जाए हाउ लॉन्ग विल ऑस्मोसिस कंटिन्यू, तो थ्योरेटिकली ये होगा कि जब तक दोनों तरफ का कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए तब तक, यानी कि दोनों तरफ इक्वली पानी हो जाएगा तब ऑस्मोसिस खत्म हो जाएगा। तो यही था हमारा आज का सेशन। अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे रूट प्रेशर, टर्जिडिटी, फ्लैसिडिटी, प्लास्मोलिसिस, डिप्लास्मोलिसिस और बहुत सारे टर्म्स जो कुछ रिलेटेड हैं इसके साथ। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।